हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम बैक टू योर चैनल इजी लर्निंग। आज देखो हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो 10th क्लास का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम फटाफट देख लेते हैं आज इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम जानेंगे लाइट रे क्या होती है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, ये सब क्या होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। देन आफ्टर दैट वी विल कवर प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है, और रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, ये भी हम समझेंगे। एंड देन आफ्टर दैट स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स हम जानेंगे क्या होता है। फिर एट द एंड हम जानेंगे वो 4 प्रिंसिपल जिनको यूज़ करके हम स्फेरिकल मिरर्स में इमेज क्रिएट करते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिंपली होता क्या है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर हिटिंग अ पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो, जब भी लाइट रे किसी सरफेस पे आके टकराती है तो बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक तो रिफ्लेक्शन होता है, एक रिफ्रैक्शन होता है, और एक होता है एब्जॉर्प्शन। अब देखो, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो आपकी लाइट होती है वो ऑब्जेक्ट में थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो लाइट टकराने के बाद वापस चली जाती है। और रिफ्रैक्शन में क्या होता है, वो लाइट उसी मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। ठीक है ना। तो ये 3 फंडा होते हैं बेसिकली। रिफ्लेक्शन तो बेसिकली क्या है कि आपकी जब भी लाइट बाउंस बैक कर जाएगी टकराने के बाद किसी पॉलिश्ड सरफेस पे, तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। और ये बात ध्यान रखना है कि जो सरफेस है वो वेल पॉलिश्ड होना चाहिए, क्योंकि सरफेस जितना ज़्यादा पॉलिश्ड होगा रिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। सरफेस जितना कम पॉलिश्ड होगा रिफ्लेक्शन उतनी कम होगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ती चली जाएगी, है ना। अभी देखो, सबसे पहले जो चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए वो है लाइट रे। लाइट रे एक्चुअली में क्या चीज़ है। तो लाइट रे इज़ ए स्ट्रेट लाइन विच शोज़ द डायरेक्शन और पाथ अलोंग विच लाइट एनर्जी ट्रेवल्स। तो देखो, आपने देखा होगा कभी भी आप कोई बल्ब जलाते हो या ट्यूबलाइट जलाते हो तो लाइट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाती है। लाइट हमेशा चारों तरफ फैल जाती है ना, हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो वो एक स्ट्रेट लाइन जिससे हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट रे को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ लो मैं बोलूँ कि एक्स डायरेक्शन में ये जो लाइन जा रही है इसके थ्रू लाइट वेव ट्रेवल कर रही है, तो उस लाइन को हम बोलते हैं लाइट रे। ठीक है ना। तो अब देखो, हम सपोज करते हैं कि एक लाइट रे आ रही है और एक प्लेन सरफेस पे आके टकरा रही है। तो ये जो लाइट रे आके किसी भी सरफेस पे टकराती है, इसी लाइट रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब जो आ रही है ना। और ये टकराने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे इस सरफेस से टकराने के बाद निकल रही है उस रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे मतलब जो टकराने के बाद ऑब्जेक्ट से जा रही है ना। अब देखो, नॉर्मल क्या होता है, अगर किसी भी प्लेन सरफेस पे हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसे नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल का जनरली जो मतलब होता है वो भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो वही उसका मतलब इधर भी है ना। अब देखो, ये जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट रे है इनके बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। यही होता है आपका इंसिडेंट एंगल। ठीक है। और आपका नॉर्मल टू द सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम आर से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, नॉर्मल क्या है, और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है। ठीक है। अब देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास 2 लॉज हैं। अब पहला लॉ क्या बोलता है कि जो आपका इंसिडेंट एंगल है वो आपके रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होता है। तो रिफ्लेक्शन चाहे कहीं पर भी हो रहा है, इससे कभी फ़र्क नहीं पड़ता कि रिफ्लेक्शन किसी प्लेन सरफेस से हो रहा है या स्फेरिकल सरफेस से हो रहा है या किसी भी टाइप के सरफेस से हो, आपका ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होते हैं। तो आपका इंसिडेंट एंगल हमेशा आपके रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल होगा अगर कहीं पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है। और दूसरा लॉ क्या होता है, दूसरा लॉ बोलता है कि आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द सरफेस, ये तीनों जो लाइन है ये एक प्लेन सरफेस पे लाई करती हैं। अब देखो, ये दूसरा लॉ बेसिकली क्या बोल रहा है कि समझो हमने एक प्लेन शीट ली है पेपर की, जिसको हमने बोला है कि ये प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है। इसकी एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, एक डायरेक्शन वाई एक्सिस है। और हमने बोला कि इंसिडेंट रे जो है वो एक्स वाई प्लेन में आ रही है और जो नॉर्मल टू द सरफेस है वो भी एक्स वाई प्लेन में है। तो ये लॉ बोलता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एक्स वाई प्लेन में ही होगी।
वो भी आपकी जो शीट ऑफ पेपर है उसी में ही ड्रॉ होगी। वो ऐसा नहीं है कि वो जेड प्लेन में चली गई या किसी दूसरी डायरेक्शन में चली गई, वो भी सेम उसी प्लेन में रहेगी जिसमें ये दोनों लाइन है। तो बेसिकली ये लॉ बोलता है कि आपकी जो तीनों लाइन है वो एक ही प्लेन में लाई करती है हमेशा। अभी देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेन मिरर्स। प्लेन मिरर्स से रिफ्लेक्शन कैसे होता है वो हम अभी जानेंगे, लेकिन प्लेन मिरर समझने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि मिरर एक्चुअली में क्या होता है ना। तो मिरर क्या है? मिरर एक स्मूथ सरफेस है जिसकी एक साइड को हम पॉलिश्ड कर देते हैं, और उसमें पॉलिश इतनी ज़्यादा होती है कि उस पर जितने भी लाइट इंसिडेंट होती है वो 100% लाइट रे को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, हम ये जान चुके हैं कि जितना ज़्यादा पॉलिश होगा कोई सरफेस उसमें रिफ्लेक्शन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। तो मिरर सबसे बेस्ट एग्जांपल है रिफ्लेक्शन कराने के लिए, क्योंकि उसमें 100% क्या होती है? रिफ्लेक्शन होती है, ना एब्जॉर्प्शन होती है ना ही रिफ्रैक्शन होती है। ठीक है ना। अब देखो मिरर और लेंस में डिफरेंस क्या हुआ कि जो लेंस होता है उसमें आपका कोई भी साइड जो होती है ऑब्जेक्ट की वो पॉलिश नहीं होती, तो उसमें जो भी लाइट रे इंसिडेंट आती है वो उसके आर पार निकल जाती है, वो उससे रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक नहीं होती क्योंकि उसके अंदर पॉलिश नहीं है। जैसे अब आप समझ सकते हो, आपका जैसे आप कोई चश्मा पहनते हो तो आपके चश्मे में ग्लास लगे होते हैं, है ना। तो उन ग्लास को हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं, क्योंकि उनकी कोई भी साइड जो है वो पॉलिश नहीं है, पेंट नहीं हो रखी है ना। अगर आप उसकी किसी एक साइड को पेंट कर दो या उसकी एक साइड में कोई ऑब्स्टेकल लगा दो तो आप उसमें अपनी शक्ल देख सकते हो, फिर वो क्या मिरर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आपने उसकी एक साइड को जो है पॉलिश कर दिया, तो अब लाइट उसमें रिफ्लेक्ट बैक होने लगेगी। तो अब देखो हमें पता चल चुका है कि कोई भी मिरर है तो उसकी दो सरफेस होती हैं। एक सरफेस होती है जो कि पॉलिश्ड होती है और दूसरी सरफेस होती है जिसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, जिस पे आके इंसिडेंट रे टकराती है और रिफ्लेक्शन होता है ना। तो अब अगर कोई भी मिरर है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो प्लेन है तो उसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे आप अपने घर में जो मिरर यूज़ करते हो उसका प्लेन सरफेस होता है, उसी को हम प्लेन मिरर कहते हैं क्योंकि उसका एक सरफेस प्लेन है और उसका पीछे के सरफेस पे पॉलिश हुई रहती है। अब देखो कभी भी हम किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमें उस मिरर के अंदर अपनी इमेज दिखाई देती है ना। तो ये इमेज क्यों फॉर्म होती है मिरर के सामने? ये होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। देखो समझो कि हम किसी मिरर के सामने खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, किसी लाइट सोर्स से लाइट आती है हमारे ऊपर। अब हमारी बॉडी पे स्ट्राइक होके वो लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्ट बैक होती है। अब हमारी बॉडी से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो मिरर के ऊपर जाती है और फिर मिरर क्योंकि पॉलिश्ड है तो उससे रिफ्लेक्ट होके दोबारा से लाइट हमारी आँखों में आती है। तो ऐसे लाइट दो बार रिफ्लेक्ट हुई और हमारी आँखों में आई। तो जब भी हमारी आँखों में कोई लाइट रे आती है तो हमारी जो रेटिना है उसमें एक इमेज फॉर्म होती है जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज़ दिखाई देती है ना। तो अगर मिरर से कोई लाइट रे आके हमारी आंखों पे पड़ रही है तो हमें क्या दिखाई देता है कि मिरर के अंदर हमारी एक इमेज बन रही है। अब देखो हम सीखते हैं कि ये जो मिरर के अंदर हमारी इमेज बनती है ये एक्चुअली में किस तरीके से बनती है ना। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं कि एक प्लेन मिरर रखा हुआ है और उसके सामने एक बॉय खड़ा हुआ है। ठीक है, बॉय को हमने ये रेड एरो से शो किया हुआ है यहाँ पे, और ये जो एरो की टिप है ये हम मान लेते हैं कि इस बॉय का हेड है। ठीक है, अब इस हेड से निकल के बहुत सारी लाइट रेज जा रही होंगी, है ना। रिफ्लेक्ट होने के बाद हेड पे आके सोर्स से लाइट रे टकराई होंगी और हेड से टकराने के बाद बहुत सारी लाइट रे हर डायरेक्शन में, चारों डायरेक्शन में जा रही होंगी। देखो कभी भी अगर हमें कोई इमेज बनानी है तो पूरे रिफ्लेक्शन चैप्टर में हमें सिर्फ एक रूल फॉलो करना है कि हमें रिफ्लेक्टेड रेज देखनी है, रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे जा रही हैं, और जिस भी पॉइंट पे एक से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं उस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, तो ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। हम बॉय से कुछ रेज को निकालेंगे और वो जाके प्लेन मिरर पे टकराएंगी, है ना। अब देखो प्लेन मिरर पे टकराने के बाद कोई भी अगर सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे। तो जो नीचे वाली रे है वो परपेंडिकुलरली जाके टकराई है प्लेन से तो वो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। जो ऊपर वाली रे है वो किसी ना किसी एक एंगल पे, इंसिडेंट एंगल पे जाके टकराई है तो वो उतने ही रिफ्लेक्टेड एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो जब हम रिफ्लेक्टेड रेज को देखेंगे तो दोनों रेज क्या हैं? डाइवर्जिंग नेचर की हैं, मतलब वो टकराने के बाद एक दूसरे से और ज़्यादा दूर जाती जा रही हैं। ठीक है, तो वो आके कहीं पर भी जाके मीट नहीं करेंगी,
क्योंकि अगर वो एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं तो वो मीट करने का तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो उन्हें मीट कराने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं कि हम उन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड कराते हैं। तो जब हम उन्हें प्लेन मिरर के पीछे की तरफ एक्सटेंड कराते हैं तो वो एक पॉइंट पे जाके मीट होती है। तो उस पॉइंट पे क्या होता है, हमें उस बॉय का हेड दिखाई देता है और ये जो पॉइंट है ये मिरर के पीछे है। तो इसी वजह से जो बॉय होता है उसे जो अपनी इमेज दिखती है वो मिरर के अंदर दिखाई देती है। तो देखो यार, इस केस में जो इमेज फॉर्म हुई है वो एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रेस के मीट होने से फॉर्म नहीं हो रही है। एक्चुअल में तो रिफ्लेक्टेड रेस एक दूसरे से दूर जा रही थी, लेकिन हमने ऐसा माना कि ये पीछे किसी एक पॉइंट से जनरेट होके आ रही होंगी। तो उस पॉइंट को, जो एक इमेजिनरी पॉइंट है, उस पॉइंट पे हमें इमेज दिखाई देती है। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल इमेज और रियल इमेज का। देखो, रियल इमेज कब फॉर्म होती है, अगर रिफ्लेक्टेड रेस एक्चुअल में मीट हो जाती, मतलब कि मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्टेड रे लेफ्ट हैंड साइड में ही कहीं पे मीट होती, तो वो एक रियल इमेज बनती। और वर्चुअल इमेज क्या है, जैसे कि इस केस में बन रही है, वर्चुअल इमेज होती है जब रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट करती नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो कहीं पीछे एक साथ होंगी जहाँ से वो डाइवर्ज होते हुए आगे आ रही हैं। तो वो जो हमें लगने वाली जो कंडीशन होती है, जब हम रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तो तब हमारी जो इमेज फॉर्म होती है उसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो वर्चुअल क्योंकि नाम से ही हम समझ सकते हैं, मतलब कि वो असली में नहीं है, वो एक नकली चीज़ है। तो इसी तरीके से जो शीशे में इमेज बनती है वो एक वर्चुअल इमेज है, क्योंकि एक्चुअल में तो शीशा एक पॉलिश सरफेस है, प्लेन मिरर एक पॉलिश सरफेस है, उसके आर पार रिफ्लेक्टेड रे जा नहीं सकती। तो उसके पीछे अगर कोई भी इमेज बन रही है तो वो सारी वर्चुअल इमेज है, क्योंकि एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे वहाँ पे जा नहीं सकती है। हमें ऐसा लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे वहाँ से आ रही है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है आपका वर्चुअल और रियल इमेज में। अब देखो, जब भी आपकी कोई भी इमेज फॉर्म होती है तो इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि एक प्रॉपर्टी तो यही होगी कि इमेज आपकी रियल है या वर्चुअल है। एक प्रॉपर्टी होती है कि आपकी इमेज इरेक्टेड है या फिर इन्वर्टेड है। ठीक है, इरेक्ट का मतलब होता है कि आपकी इमेज जो बनी है वो सीधी है, और इन्वर्टेड का होता है कि उल्टी है। और तीसरा होता है साइज़ ऑफ इमेज, इमेज का साइज़ कितना है। तो देखो, प्लेन मिरर से जो भी आपकी इमेज बनती है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो है, एक तो वो वर्चुअल इमेज होती है, दूसरा वो इरेक्ट होती है, मतलब कि सीधी इमेज होती है। आप शीशे के सामने खड़े हुए हो तो आपको आप सीधे ही दिखोगे, है ना। और तीसरी जो होती है उसकी साइज़ इक्वल होती है आपके साइज़ की। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी होती हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर की। अब देखो, दूसरा जो मिरर होता है वो होता है स्फेरिकल मिरर्स। अब देखो, हम जानते हैं कि मिरर के अंदर दो सरफेस होते हैं, एक जो उसका पॉलिश्ड सरफेस होता है और दूसरा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसके ऊपर रिफ्लेक्शन होता है। तो जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन नहीं होगा और थोड़ा कर्व्ड होगा तो आपका स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर भी दो तरह के हो सकते हैं। एक तो अगर आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड हो, और या फिर आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ कर्व्ड हो। ठीक है, अब इसको आप समझ सकते हो एक स्फेयर से। देखो, अगर आप एक बड़ा स्फेयर लेते हो, समझ लो कोई बॉल है, ठीक है, और उसका एक साइड से आप कोई छोटा सा पीस काट देते हो, तो वो जो पीस काट के आपको मिलता है उसकी शेप कैसी होती है, वो थोड़ी सी कर्व्ड शेप होती है। उसकी एक साइड तो थोड़ी बाहर की तरफ कर्व्ड होती है और एक साइड थोड़ी अंदर की तरफ कर्व्ड होती है ना। तो इसी शेप के जो मिरर होते हैं वो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं। अब देखो, जिस मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड है उसको हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ठीक है, कॉनकेव मतलब गहरा। और जिस मिरर के अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है बाहर की तरफ कर्व्ड है उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स मतलब थोड़ा बाहर निकला हुआ, उभरा हुआ, है ना। इसको देखो, हम और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। हम डेली लाइफ में चम्मच यूज़ करते हैं, स्पून, है ना। तो स्पून का जो सरफेस होता है आगे से वो भी कैसा होता है, कर्व्ड होता है। ठीक है, उसमें एक साइड तो होती है जिधर से हम खाना खाते हैं जो कि अंदर की तरफ धंसी होती है। ठीक है, वो वाला जो सरफेस होता है उसे हम कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। और जो उसके अपोजिट में जो सरफेस होता है बाहर की तरफ, जो कि थोड़ा बाहर की तरफ निकला रहता है, उसको हम कॉन्वेक्स सरफेस बोलते हैं। तो अगर मिरर में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो अंदर वाले सरफेस से हो रहा है जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो वो कॉनकेव मिरर होगा। और अगर उसमें रिफ्लेक्शन बाहर वाले सरफेस से हो रहा है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो उसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। ठीक है ना।
अब देखो स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन से पहले हमें कुछ पॉइंट्स समझने होंगे, ठीक है। इन मिरर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो वो हम पहले समझते हैं। हम दोनों मिरर्स को एक साथ ले लेते हैं, कॉनकेव को भी और कॉन्वेक्स को भी। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कॉनकेव मिरर रखा हुआ है जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इनवर्ड्स है, और राइट हैंड साइड में आपका कॉन्वेक्स मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स है, ठीक है। अब देखो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किसी मिरर का, उसके सेंटर का जो पॉइंट होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर का पॉइंट, उसको हम बोलते हैं पोल, ठीक है। इसे हम P से डिनोट करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, वो एक बड़े स्फेयर का पार्ट होते हैं, ठीक है। एक बड़े स्फेयर से काट के उनको मिरर को निकाला गया है। तो अगर हम उस बड़े स्फेयर को पूरा ड्रॉ करें तो उस स्फेयर का एक सेंटर होगा, ठीक है। उस सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। उसे हम C से डिनोट करते हैं। और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से P तक की जो पोल तक की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जो आपकी पूरी डिस्टेंस हो गई CP, ये होती है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद जो आपका ये पूरी लाइन जो बन रही है, जो C को P से जॉइन कर रही है, इस पूरी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जो सबसे लास्ट पॉइंट हमें समझना है वो है जो C और P के एग्जैक्टली मिडल में एक पॉइंट होता है, उसको हम डिनोट करते हैं F से। इसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। तो ये फोकल पॉइंट क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, मतलब कि ये CP के एग्जैक्ट मिडल में होता है, इनका मिड पॉइंट है F, इसको हम फोकल पॉइंट बोलते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है अगर कभी भी आप स्फेरिकल मिरर से इमेज बना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो स्फेरिकल मिरर से इमेज ड्रॉ करने के 4 बेसिक मेथड्स हैं, ठीक है। ये 4 स्टेप्स अगर आपको याद हैं तो आपको कोई भी मिरर दिया होगा, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, तो आप आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकते हो, है ना। तो सबसे पहला जो स्टेप हमको याद रखना है कि अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है मिरर के पास, तो वो मिरर पे टकराने के बाद या तो कन्वर्ज होगी या फिर डाइवर्ज होगी, क्योंकि ये प्लेन मिरर तो है नहीं। प्लेन मिरर होता तो वो टकराने के बाद सीधा वापस चली जाती है ना, लेकिन क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर है तो वो टकराने के बाद या तो कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी। तो अगर वो कन्वर्ज होती है तो उस केस में वो फोकल पॉइंट से होके पास होगी, ठीक है। तो कन्वर्जिंग का केस किस में होता है, कॉनकेव मिरर में होता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें जो लाइट रे पैरेलल आएगी एक्सिस के, वो डाइवर्ज होगी। तो वो डाइवर्ज हमें किस डायरेक्शन में होती दिखेगी, फोकस की डायरेक्शन में हमें डाइवर्ज होती दिखेगी। मतलब कि हमें ऐसा प्रिटेंड होगा कि ये जो लाइट रे है ये फोकस से आ रही है, ठीक है ना। तो ये आपका पहला रूल हो गया कि अगर कोई भी लाइन पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो टकराने के बाद फोकस से पास होती हमें लगेगी, है ना। अब जो दूसरा पॉइंट है वो इसका सीधा अपोजिट है। वो क्या बोलता है कि अगर आपकी कोई लाइट रे फोकस से पास होती हुई आ रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। और कॉन्वेक्स के केस में अगर हम इसी को देखें तो अगर कोई लाइट रे आपकी फोकस की तरफ आती हुई लग रही है तो वो फोकस पे आने से पहले ही टकरा जाएगी मिरर से, और वो टकराने के बाद पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा स्टेप आपका हो गया है। अब इसके बाद जो एक तीसरा केस आपको याद रखना है वो है कि अगर आपकी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए आ रही है तो वो मिरर से टकराने के बाद सीधा उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी। जैसे आपके प्लेन मिरर में होता था ना, प्लेन मिरर में अगर कोई लाइन आपकी नॉर्मली आके टकराती थी मिरर से तो वो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाती थी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी लाइट रे आके मिरर पे टकराएगी तो वो भी क्या होगा, उस मिरर पे नॉर्मली आके टकरा रही है। तो नॉर्मली अगर कोई भी लाइट रे किसी सरफेस पे टकराती है तो वो उसी एंगल से जिससे आई है उसी के उसी से वापस हो जाती है, उसी पाथ से। तो ये आपका तीसरा लॉ हो गया। और जो आपका चौथा कंडीशन है वो है कि अगर कोई भी लाइट रे डायरेक्ट पोल पे जाके टकराती है तो जितना उसका इंसिडेंट एंगल है वही उसका रिफ्लेक्टेड एंगल है। मतलब कि जिस एंगल से आके वो टकरा रही है पोल पे, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होके नीचे की तरफ निकल जाएगी, ठीक है ना।
तो ये 4 रूल्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप कोई भी इमेज, चाहे उसको किसी भी जगह पे हमने प्लेस्ड कर रखा हो, आप उसकी इमेज आसानी से बना सकते हो। अभी देखो इस वीडियो में ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो हम इसमें यहीं तक रखते हैं। जो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, उसमें हम समझेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर से किस तरीके से इमेज फॉर्म होती है। तो ठीक है यार, आज का लेक्चर फिर ख़त्म करते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट में डाल दिया करो, ठीक है ना। और अभी तक आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है चैनल पे, ऐसे ही यार आप सपोर्ट करते रहो, हम वीडियोस लाते रहेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।